क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ रहा है कि इन रूट्स कैलिप्ट्रोजन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, कि कैलिप्ट्रोजन है वो कहाँ से बनता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैलिप्ट्रोजन क्या चीज़ होती है और कैलिप्ट्रा क्या चीज़ होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं गोपक जन और कैलिप्ट्रा को बोलते हैं गोपक। और देखा जाए तो जो रूट कैप होती है उसी को हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं। तो रूट कैप किससे बनकर आती है? रूट कैप को बनाने वाला हो गया कैलिप्ट्रोजन। और ये पूछ रहा है कि कैलिप्ट्रोजन का निर्माण कहाँ से होता है, फ्रॉम की बात कर रहा है। तो देखा जाए तो जो कैलिप्ट्रोजन होता है वो रेगुलरली कैलिप्ट्रा बनाता है, यानी कि जो रूट कैप है उसको बार बार बनाता रहता है। और इसका खुद का जो निर्माण है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो सबसे बाहर की परत होती है, रूट कैप को बनाता है कैलिप्ट्रोजन। रूट कैप का नाम है कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा को बनाता है कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन बार बार बनाएगा, यानी कि खुद मेरिस्टेमेटिक नेचर इसकी रहती है। और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें कि कैलिप्ट्रोजन क्या चीज़ होती है, तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम के सबसे बाहर की परत होती है जिसे अपन डर्मेटोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अब बता सकते हैं कि जो डर्मेटोजन है उससे कैलिप्ट्रोजन बन कर के आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें राइट हो जाएगा। देखो जो प्लियोरोम होता है जिसे अपन रंभजन बोलते हैं, इससे जो वैस्कुलर सिस्टम है उसका डेवलपमेंट होगा जड़ों के अंदर। इसी प्रकार से जो पेरिब्लेम जिसको हिंदी में वलकुट जन बोलते हैं, उससे जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है जड़ों का वो बन कर के आता है। तो कैलिप्ट्रोजन का जो डेवलपमेंट है ये बाहर से अंदर की तरफ 3 परतें अपन हिस्टोलॉजिकल जोनेशन में पढ़ते हैं। सबसे बाहर वाला डर्मेटोजन, उसके बाद में पेरिब्लेम, और सबसे अंदर वाला जो सिलेंडर होता है उसको अपन बोलते हैं प्लियोरोम। तो कैलिप्ट्रोजन का जो कनेक्शन है उसको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है डर्मेटोजन की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पेयर इज नॉट करेक्ट। तो सही मिलान किस में नहीं है उसकी बात करेंगे। पहला है पैसे सेल एंडोडर्मिस। यस, जो पैसे सेल्स होती हैं वो एंडोडर्मिस में ही पाई जाती हैं। और देखा जाए तो एंडोडर्मिस जो होती है वो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की परत होती है। और एंडोडर्मिस की सेल्स के अंदर जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, जिनसे होकर के जो पानी का डिफ्यूजन है वो कॉर्टेक्स में नहीं होता है, क्योंकि एंडोडर्मिस से अंदर पेरिसाइकिल और वास्कुलर बंडल होता है। तो वास्कुलर बंडल से जो पानी है वो डिफ्यूज होकर के बाहर ना जाए कॉर्टेक्स की साइड में और पानी का लॉस ना हो, उसको रोकने के लिए एंडोडर्मिस की सेल्स में कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन प्रोटोजाइलम के ठीक सामने जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं उनमें ये कैस्पेरियन की पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और उन सेल्स को जिनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं हैं और प्रोटोजाइलम के ठीक सामने होती हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव सेल। और इन्हीं से होकर के जब जड़ें पानी एब्जॉर्ब करती है तो जो पानी का अपटैक है, पानी को सोखने के बाद में जो रूट हेयर से पानी है वो कॉर्टेक्स में आएगा, कॉर्टेक्स से बाद में एंडोडर्मिस को पार करके वास्कुलर बंडल्स में आता है। तो एंडोडर्मिस को पार जिन सेल्स में से करता है वो पैसिव सेल्स ही होती हैं। तो ये पहला सही मैचिंग है कि पैसिव सेल एंडोडर्मिस का ही हिस्सा होती है। दूसरे में कह रहा है कि वास्कुलर बंडल डायआर्क टू हेक्सार्क, कि डायआर्क से लेकर के हेक्सार्क वास्कुलर बंडल है वो मोनोकोट रूट में पाए जाते हैं। ये गलत बात है। मोनोकोट रूट्स के अंदर जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल वास्कुलर बंडल्स होते हैं, अलग अलग रेडियाई के ऊपर जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट होते हैं। डायआर्क हेक्सार्क कंडीशन है ये मोनोकोट रूट में नहीं पाई जाती। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, गलती हमको छांटना था। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल, जब जाइलम के दोनों साइड के अंदर फ्लोएम प्रेजेंट हो तो वो बाइकोलेटरल कंडीशन कहलाती है। और ऐसी जो उभय फ्लोएमी कंडीशन होती है, ये जो कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके तने के जो स्टेम के जो वास्कुलर बंडल्स हैं उनका खास लक्षण होता है। तो यहाँ हमें एग्जांपल दे रखा है लूफा सिलेंड्रिका। तो लूफा सिलेंड्रिका जो अपन तुरई जो यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स के रूप में, उसका नाम होता है। तो वो कुकुरबिटेसी का मेंबर ही है। तो थर्ड में भी हमारा मैचिंग करेक्ट हो गया। और फिर कह रहा है कि स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर। तो स्टेम हेयर्स जिनको अपन ट्राइकॉम्स भी बोलते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर ही होते हैं, हालांकि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। लेकिन जड़ों के हेयर्स से कंपेयर करें तो रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर हमें लेने होते हैं और स्टेम के हेयर्स हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर ही होते हैं। तो चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो जो गलत मैचिंग थी वो थी ऑप्शन नंबर 2 में।
उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि स्टील इंक्लूड कि रंभ के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो वास्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, एनाटॉमी का क्वेश्चन है कि स्टील में क्या क्या शामिल होता है। तो स्टीलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे जाइलम फ्लोएम यानी कि जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो तो इसका मेन भाग होता ही होता है। वास्कुलर बंडल से जस्ट सेंटर के अंदर जो पिथ होती है वो भी स्टील का ही भाग होता है, और वास्कुलर बंडल से बाहर जो परत होती है जिसको अपन परिरंभ या पेरीसाइकिल बोलते हैं वो भी इसी का हिस्सा होता है। यानी कि पिथ से लेकर के पेरीसाइकिल तक का सारा पार्ट स्टील कहलाता है। इस पेरीसाइकिल से जस्ट बाहर एंडोडर्मिस आ जाती है, एंडोडर्मिस से कॉर्टेक्स है वो स्टार्ट हो जाती है। तो स्टील के अंदर पेरीसाइकिल, उसके बाद में वास्कुलर बंडल और सबसे सेंटर में पिथ, इतना भाग इसमें शामिल होता है। तो ये चीज़ें हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखी हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में ही दे रखा है पेरीसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पिथ। तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 रह जाएगा। फिर हम बात करते हैं उस क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट स्टेम, कि मोनोकोट स्टेम का लक्षण कौन सा नहीं है वो हमें टिक करना है। चलो एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। वास्कुलर बंडल्स आर स्केटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, बिल्कुल से सही बात है। जो मोनोकोट स्टेम होते हैं उनमें जो भरण उत्तक होता है उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स हैं वो बिखरे हुए होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंदर के वास्कुलर बंडल्स हैं वो बड़े होते हैं, बाहर की साइड वाले छोटे होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंडल सीथ प्रेजेंट अराउंड वास्कुलर बंडल, यस ये भी सही बात है। हर एक वास्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई एक वास्कुलर बंडल सीथ है वो पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। वास्कुलर बंडल्स कोलेट्रल एंड क्लॉज, कोलेट्रल एंड क्लॉज, तो वास्कुलर बंडल्स जो हैं वो यहाँ पे कोलेट्रल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम दोनों बिल्कुल पार्श्व स्थिति पे हों, और क्लोज का मतलब उनके बीच में जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट नहीं हो, वो अब्सेंट हो। तो ये भी बिल्कुल से सही बात है। और इसके बाद में है फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट इन वास्कुलर बंडल, तो मोनोकोट के जो वास्कुलर बंडल्स हैं उन वास्कुलर बंडल्स के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो जो गलत बात थी वही हमको ढूंढनी थी। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी एनाटॉमी का ही क्वेश्चन है कि द कॉर्क फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ फैलोजन इज ऑल्सो नोन एज, कि जो फैलोजन की एक्टिविटी से बनने वाली जो कॉर्क है उसका और नाम क्या होता है, यानी कि कॉर्क का दूसरा नाम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फैलोजन जो होता है, फैलोजन का ही दूसरा नाम कॉर्क कैम्बियम होता है, और कॉर्क कैम्बियम प्लांट्स के अंदर जो लेटरल मेरिस्टेम के रूप में, और इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं ओरिजिन के वाइज से, तो लेटरल मेरिस्टेम के रूप में कॉर्क कैम्बियम बनकर के आता है। कॉर्क कैम्बियम का ही नाम फैलोजन होता है। और जो फैलोजन है ये बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स बनाती है, और कॉर्क सेल्स को हम बोलते हैं फैलम। तो राइट आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा फैलम, की कॉर्क को हम क्या बोलेंगे, फैलम बोलेंगे। और जो कॉर्क की सेल्स बनती हैं शुरू में तो वो अलाइव होते हैं, लेकिन बाद में वो डिपॉजिट होने की वजह से सुबेरिन वगैरह जमा हो जाता है और ये डेड हो जाती हैं, जो जिनमें से होकर के एयर तो पास हो सकती है लेकिन जो वाटर है वो पास इसमें से नहीं होता है। और कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ जिन सेल्स को बनाती है उन्हें अपन फैलोड्रम कहते हैं। फैलोजन कॉर्क कैम्बियम हो जाएगी, बाहर की तरफ बनेगा कॉर्क उसको बोलेंगे फैलम, और अंदर की तरफ जो बनेगा उसे बोलेंगे फैलोड्रम। और फैलोड्रम की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगभग सेकेंडरी कॉर्टेक्स के जैसी होती हैं, यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स हम इसको बोल सकते हैं कि पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो अंदर की तरफ बनती हैं। तो अंदर की तरफ बनाया इसने फैलोड्रम, ये खुद है फैलोजन, और बाहर बनाती है फैलम। और इन तीनों चीज़ों को अंदर की तरफ बनाया फैलोड्रम, खुद फैलोजन, बाहर की तरफ बनाया फैलम, तीनों को मिला करके हम बोलते हैं पेरिड्रम, परिचरम जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कॉर्क फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ फैलोजन इज नोन एज, तो कॉर्क का नाम तो फैलम होता है, इसको तो आप डायरेक्टली कर देंगे। एक वर्ड इसमें दे रखा है बार्क, बार्क अपन छाल को बोलते हैं। तो एक्चुअल में टेक्निकली जो बार्क होता है ये एक ब्रॉड टर्म होता है जिसके अंदर वास्कुलर कैम्बियम रिंग से बाहर का सारा एरिया बार्क के अंदर इंक्लूड होता है। वास्कुलर कैम्बियम रिंग से सबसे बाहर जो भी होगा, यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम
उससे बाहर प्राइमरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम से बाहर जैसे कि फैलोड्रम, फैलोजन, फैलम, ये सब जितना भी है यानी वास्कुलर कैम्बियम से बाहर का जितना भी भाग होता है वो सारा का सारा छाल के अंदर काउंट किया जा सकता है। तो बार्क काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। पेरिड्रम केवल कॉर्क की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ टर्म होता है। कॉर्क का खुद का नाम फैलम होता है। कॉर्क जिससे बनता है वो फैलोजन होता है, और कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ जो टिश्यू बनाती है पेरेन्काइमिडस, उसका नाम फैलोड्रम होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी। इसमें पूछा गया है अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है। द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट्स। तो जो अग्नाशय है यह इंसानी शरीर की, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है अग्नाशय। और इंसानी शरीर की पहली यानी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि की अगर बात करें तो वो लीवर है। तो मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि लीवर, दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि पैंक्रियाज, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की भूमिका निभाती है, दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। अब जो अग्नाशय है उसमें दो प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। पहले प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिसे हम एसिनाई कहते हैं, और दूसरे प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिसे हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। जो एसिनाई है ये एक्सोक्राइन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यह बहिस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, और जो अग्नाशय का बहिस्रावी भाग है उनका निर्माण करती हैं। अब इन कोशिकाओं से पैंक्रियाटिक जूस का अग्नाशयी रस का निर्माण होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज आदि एंजाइम जिसमें पाए जाते हैं, आदि एंजाइम जिसमें निर्मित होते हैं। अब हम बात करते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं। ये ऐसी कोशिकाओं समूह है जो अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं, और ये जो सेल्स हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, ये एसिनाई जो है उनके बीच बीच में धसी रहती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में मुख्य रूप से तीन प्रकार की हम बात करें तो तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन तीन प्रकार की कोशिकाओं को बांटा गया आगे। अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिका जो ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावन करती है। बीटा सेल्स जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। और डेल्टा या गामा सेल्स जो सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इस प्रकार जो इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं ये इसका अंतःस्रावी भाग है। और स्राव क्या क्या कर रही हैं, कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, और डेल्टा या गामा सेल्स के द्वारा सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग क्या स्रावित करता है? तो अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। पहला ऑप्शन इसमें है इंसुलिन तथा पैंक्रियाटिक जूस, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस गलत होगा इसमें। ग्लूकागॉन और पैंक्रियाटिक जूस एसिनाई सीक्रेट करती हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और थर्ड ऑप्शन इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये इसका राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें इंसुलिन ग्लूकागॉन के साथ में पैंक्रियाटिक जूस दिया हुआ है। पैंक्रियाटिक जूस जैसे हमने ये बात की एसिनाई के द्वारा सीक्रेट होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जो है ये थर्ड ऑप्शन जो इसका है इंसुलिन और ग्लूकागॉन ही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये इसमें पूछा गया कि जठर ग्रंथि कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है? तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनमें से कौन सी सेल्स जो है HCl का सिक्रेशन करती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो आमाशय होता है, स्टमक जो होता है, उसकी जो भित्ति होती है वो श्लेष्मिका वलित फोल्डेड होती है, म्यूकस से श्लेष्मित होती है, वलित होती है, मोटा स्तर होता है। यह जो है वो म्यूकस एपिथेलियम जो है आमाशय की जो म्यूकस एपिथेलियम है अंदर की, वो सिंपल कॉलमनर सेल्स से निर्मित होती है। यानी आमाशय की
जो आंतरिक म्यूकस एपिथेलियम है उसका निर्माण सिंपल कॉलमनर सेल्स से होता है। और ये जो सेल्स हैं म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और म्यूकस क्या फ़ायदा पहुंचाता है? आमाशय को स्वपाचन से बचाता है। और जो आमाशय की जो आंतरिक सतह है उसमें एपिथेलियल फोल्ड पाए जाते हैं जिसको हम उपकला वलन बोलते हैं। और इन फोल्ड में लंबी ट्यूबुलर ग्लैंड्स नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं। जो एपिथेलियल फोल्ड्स जो हैं, एपिथेलियल फोल्ड है उसमें 2 प्रकार की नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं जठरीय ग्रंथि और जठर निगम ग्रंथि। जठर निर्गम ग्रंथि। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये आमाशय का 80% पार्ट बनाती हैं। और इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, चीप सेल्स या जाइमोजन सेल्स जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसको मुख्य कोशिकाएं बोलते हैं। ये पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो है ऑक्जेंटिक कोशिका, इनको हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, हिंदी में इसको अम्लजन कोशिकाएं बोलते हैं क्योंकि ये एचसीएल का स्रावण करती है। और जो अभी हमने बात की नलिकाकार ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, जठरीय ग्रंथियाँ और जठर निगम ग्रंथियाँ। ये जठर निगम ग्रंथियाँ ये होती हैं, ये आमाशय का 20% भाग बनाती हैं। और पाइलोरिक पार्ट जो इसका है, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक पार्ट, 3 पार्ट होते हैं, उसमें जो पाइलोरिक पार्ट है उसमें स्थित होती है। और ये मुख्य रूप से म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कोशिका, गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन करती है? तो अभी हमने सुना ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स जिसको बोलते हैं, हिंदी में अम्लजन कोशिकाएं बोलते हैं, वो इसमें एचसीएल का स्रावण करती हैं। तो जो श्लेष्मा ने ग्रीवा कोशिका म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, पहला ऑप्शन वाला। मुख्य कोशिकाएं चिप सेल या जाइमोजन सेल्स भी इसको हम बोलते हैं, ये पैप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। अम्लजन कोशिकाएं जिसको हम ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स बोलते हैं, ये एचसीएल का स्रावण करती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 है वो सही होगा। लार कोशिकाएं ये तो सैलारी ग्लैंड से रिलेटेड होती हैं, इसलिए इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। मस्तिष्क में श्वसन लय केंद्र स्थित होते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज सिचुएटेड इन विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम चारों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेडुला रीजन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट होता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह ब्रेन का अंतिम भाग है जो स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं, से जुड़ा होता है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं, या हम कहें तो ये केंद्र किन किन कार्यों का केंद्र होता है? तो ये श्वसन संबंधी कार्य जो होते हैं उनका केंद्र है, खांसना, निगलना, श्वसन करना, तो इसका केंद्र होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा जितनी अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब, आहार नाल में क्रमानुकुंचन आदि, इन सब क्रियाओं का, इन सब अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसमें ऑप्शन में पूछा गया, पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया श्वसन लय केंद्र, रेस्पिरेटरी रिदम। तो रेस्पिरेटरी रिदम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मेडुला रीजन, ये इसका राइट आंसर है। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात कर लें, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क बोलते हैं जिसको, ये भी पश्चिम मस्तिष्क का ही भाग है। और इसका कार्य क्या होता है? शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में मस्कुलर पेशी क्रियाएँ जो होती हैं उनमें समन्वय या कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करती है। कौन? अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम। तो संतुलन और समन्वय का कार्य करती है अनुमस्तिष्क। तीसरा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है महासंयोजक पिंड, जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, यह जो है यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। अग्र मस्तिष्क का जो सेरेब्रम है, जिसको हम हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, वो 2 गोलार्धों में बंटा होता है, जिसे हम सेरेब्रल स्फीयर या प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। और ये दोनों गोलार्ध आड़े तिरछे तंत्रिका रेशे, जिन्हें हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़े रखने वाला तंत्रिका रेशों का समूह या तंत्रिका रेशे
उन्हें हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। चौथा ऑप्शन जो इसमें वो दिया गया है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, जैसा कि अभी हमने बात की, यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और सबसे विकसित भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की। कार्य प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य सोचना, तर्क करना, किसी प्रकार की प्लानिंग करना, याद करना, याददाश्त से संबंधित भाग होता है प्रमस्तिष्क। इसके अलावा जितने भी हमारे मेंटल कार्य जो होते हैं वो सारे कार्य प्रमस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। याददाश्त संबंधी कार्य जो हैं वो सारे कार्य प्रमस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ज्ञानेंद्रियों से, यानी जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे जो डाटा जाते हैं, जो सूचनाएं आते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर उन पर जो कार्रवाई करनी है वो कार्य प्रमस्तिष्क के द्वारा संपादित होता है। तीसरा, अगर हम इसका कार्य की बात करें तो ये जो ऐच्छिक पेशियां हैं, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का शुरुआत करना और उसका नियंत्रण करना, यानी अनैच्छिक पेशियों के संकुचन की शुरुआत करना और उसका नियंत्रण करने का कार्य करती हैं प्रमस्तिष्क। तो यानी ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण की बात करें, हम हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक पेशियां उनके नियंत्रण की बात करें तो वो किसके द्वारा संपादित हो रहा है? प्रमस्तिष्क के द्वारा। प्रमस्तिष्क के द्वारा इनका संतुलन और नियंत्रण होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। अब 41 नंबर है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। क्वेश्चन पूछा गया है विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो ओपनिंग होती है वहाँ पर कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये एकदम सही है, यहाँ पर ये जो पेयर है यह सही है। दूसरा ऑप्शन जो हम बात करें लेफ्ट एट्रियम, यानी बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में जो वाल्व है या इनके बीच में जो ओपनिंग है उसको क्या कहा जा रहा है? तो उसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। इसका दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व, इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। तो जो दूसरा युग्म है वो भी सही है। तीसरा जो है इसमें राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, कि राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी जाती है लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, तो उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? सेमी ल्यूनर वाल्व। और फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है इसमें, तो यानी जो इसमें थर्ड ऑप्शन है ये पेयर भी सही है। अब चौथा जो पेयर है उसकी बात करें अगर हम, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है और एओर्टा है, उनके बीच में इसमें बताया गया है कि बाइकस्पिड वाल्व होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में इनके मध्य सेमी ल्यूनर वाल्व पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ये पेयर सही नहीं लग रहा मुझे, ये पेयर इसमें सही नहीं है, क्योंकि बाइकस्पिड तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। तो इसके अकॉर्डिंग इस जो हमने बात की इसके हिसाब से जो चौथा ऑप्शन है ये राइट पेयर नहीं है, तो इसका आंसर चौथा होना चाहिए, चौथा ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है, किस बेस पे किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने समझा वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, वाल्व की हम जब बात कर रहे हैं तो ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, इन दोनों के बीच में सेमी ल्यूनर वाल्व अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। अब पल्मोनरी वेन जब लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई एंड ऑक्सीजनेटेड होके जब लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है और जो महाशिरा से हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त जो होता है वो जब एकत्रित होकर के हृदय में आता है, तो पल्मोनरी वेन और महाशिरा जहाँ हृदय में खुलती है उन खुलने वाले स्थान पर पेशीय वलय पाए जाते हैं, पेशीय वलय पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है।
और ये वलय संकुचित होकर के जो ब्लड है उनको वापस सिराओं में जाने से रोकती है। तो हमें एक ये भी ध्यान रखना चाहिए, आगे कोई क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 जो ये पूछा गया है कि बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति जो है, अगर हम परिभाषा की बात करें तो उस माप को कहते हैं जो दिए गए डाटा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी एक माप है जो हमारे पास डाटा है उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका माप है। कौन है? केंद्रीय प्रवृत्ति। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का जो अगर हम अर्थ निकालें, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का अर्थ ये निकलता है औसत मान। औसत मान, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का अर्थ औसत मान से है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं यानी सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार होते हैं, मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। मीन जो होता है सांख्यिकी के अंदर ये बताया गया है कि सर्वाधिक शुद्धता मीन से प्राप्त होती है और इसकी विश्वसनीयता भी सबसे अधिक मानी जाती है। और मीन से कम शुद्ध होता है मीडियन, और मीन और मीडियन दोनों से कम शुद्ध होता है मोड। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध, सर्वाधिक शुद्धता मीन से प्राप्त हो रही है और इसकी विश्वसनीयता भी अधिक है। तो इसलिए अगर हम कहें कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप मीन है तो गलत नहीं होगा। इस हिसाब से इसका जो पहला ऑप्शन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, उसका पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया है। किस बेस पे किया है मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से इसका पहला आंसर, इसका जो ऑप्शन है जो फर्स्ट, वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।